हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं बिल्कुल फ्री, और वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। As soon as you'll click on grab e-notes, students daily practice papers, videos, lectures, topic wise, subject wise सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, और मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से पहले लाइक करो, और इसी बात पे शुरू करते हैं हम आज का सेशन। सो स्टूडेंट्स, बाय नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एक एक करके टॉपिक वाइज हम सभी कुछ बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, और अब बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। सो मैग्नेट ब्रेन्स में आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। आपकी ड्यूटी है कि आप एक पेन एंड पेपर के साथ बैठे हों और सारे क्वेश्चंस के आंसर नोट डाउन करें और एक अच्छे से नोट्स बनाएं, ताकि आपके पास एग्जाम से पहले हर चैप्टर के बहुत प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे, एंड जिससे आपके अच्छे मार्क्स आने में आपको हेल्प मिलेगी। इज दैट क्लियर? चलो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब आपको ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिससे ये पता लग सके कि रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म का करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन ए इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज। अब अगर हम ह्यूमंस रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे सो न्यू ऑर्गेनिजम्स बॉर्न नहीं होंगे। अगर न्यू ऑर्गेनिजम्स बॉर्न नहीं होंगे और पुराने ऑर्गेनिजम्स की एक लाइफ स्पैन के बाद उनकी डेथ होने लगेगी, सो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी, और अगर कोई नए ऑर्गेनिजम्स बॉर्न नहीं होंगे सो ह्यूमन स्पीशीज एक टाइम के बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसीलिए ह्यूमन स्पीशीज को अगर अपने ऑर्गेनिजम्स बॉर्न करना जरूरी है, ताकि ह्यूमन स्पीशीज ज्यादा टाइम तक चल पाए, क्योंकि यही न्यू ऑर्गेनिजम्स जो बॉर्न होते हैं ये लेटर ऑन बड़े होते हैं, फिर ये बड़े हुए, फिर ये न्यू ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं, एंड देन जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ होती है। सो एक बैलेंस बना रहता है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स बॉर्न होंगे, देन दे विल ग्रो ओल्ड, और ओल्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ होगी। सो इस तरीके से ह्यूमन स्पीशीज अर्थ में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी। Now, it is the process of producing new individuals from the living organisms। और रिप्रोडक्शन एक मेथड है जिससे नए इंडिविजुअल्स यानी कि नए ऑर्गेनिजम्स बर्थ लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नाउ, reproduction ensures the passage of traits and habitats from generation to generation। अब स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो बनते हैं वो अपने पेरेंट से एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, लेकिन ये केस सिमिलर नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गेनिजम्स बर्थ लेते हैं वो अपने पेरेंट से एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते। हाँ, मैं मानती हूं कि उनमें बहुत ज्यादा सिमिलर ट्रेट्स होते हैं, क्योंकि 50% मदर से आता है, 50% फादर से आता है। सो उनके अंदर ट्रेट्स होते हैं, बट उनके अंदर वेरिएशंस भी होते हैं, इसीलिए वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। लेकिन ये जो ट्रेट्स पास ऑन हो रहे हैं 50% मदर से, 50% फादर से, ये पास ऑन होते रहेंगे जनरेशन बाय जनरेशन। आप नोटिस करेंगे कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट में से किसी की आईज ब्लू कलर की है, सो हो सकता है आपके पेरेंट्स की आईज ब्लू कलर की ना हो, बट जब वो न्यू जनरेशन बेबी को बर्थ देगी तो हो सकता है कि वो कमिंग जनरेशन में ब्लू आईज आ जाए, क्योंकि वो ट्रेट जो फैमिली के अंदर है वो कहीं ना कहीं छुप गया है,
और वो नई जनरेशन के साथ बाहर आ जाता है। सो यहाँ पे ट्रेड्स पास ऑन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं तो ये ट्रेड्स कहीं से मिलते ही नहीं और न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन ही नहीं होता। क्योंकि न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता है उन स्पीशीज से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, इसीलिए ट्रेड्स वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। नाउ विदाउट रिप्रोडक्शन the species will be vanished from the earth and there is no world without species. So students, अगर वो species नए organisms को birth नहीं करेंगी, so एक point के बाद वो species earth से vanish हो जाएंगी, यानी कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ डायनासोर्स का, तो डायनासोर्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैम ये क्या बोल रहे हो? यस स्टूडेंट्स, बिकॉज जो डायनासोर्स थे वो जो ओल्ड डायनासोर्स थे उनकी लाइफ स्पैन पूरी हो गई, तो धीरे धीरे करके ओल्ड डायनासोर्स की डेथ होती गई, लेकिन नए डायनासोर्स का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, नए ऑर्गेनिजम्स, नए डायनासोर्स ही नहीं बने। अब क्योंकि नए डायनासोर्स नहीं बने तो पुराने वाले एक पॉइंट पर आके सारे खत्म हो गए। अब क्योंकि नए ऑर्गेनिजम्स नहीं थे उनकी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए, इसीलिए एक टाइम के बाद डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि वो वर्ल्ड से, अर्थ से वैनिश हो गए। सो इमेजिन करो जैसे हमारे टाइगर्स हैं, टाइगर्स को हम क्यों कहते थे एंडेंजर्ड? क्योंकि एक टाइम के बाद टाइगर भी वैनिश हो जाते अगर हम उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि टाइगर्स की डेथ रेट ज्यादा हो रही थी। जो टाइगर्स ऑलरेडी हैं वो जल्दी मर रहे थे और बहुत सारे मर रहे थे, लेकिन नए टाइगर्स नहीं बन रहे थे। तो क्योंकि नए टाइगर्स नहीं बन रहे थे इसीलिए उनकी स्पीशीज खतरे में थी। सो हमने क्या करा, हमने टाइगर्स को, नए टाइगर्स को रिप्रोड्यूस कराया, ज्यादा से ज्यादा उनको हेल्थ केयर दिया, उनको फैसिलिटीज दी ताकि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो, ताकि नए टाइगर्स का बर्थ हो और उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो। सो सिमिलरली कोई भी स्पीशीज अगर न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है, सो एक टाइम के बाद वो स्पीशीज अर्थ से वैनिश हो जाएगी। सो अगर कोई भी स्पीशीज को अर्थ में सर्वाइव करना है, सो रिप्रोड्यूस करना जरूरी है, न्यू ऑर्गेनिजम्स का आना जरूरी है, क्योंकि हर स्पीशीज की एक लाइफ स्पैन होती है। जैसे कि टर्टल की एक लाइफ स्पैन है, फिशेस की लाइफ स्पैन है, इनफैक्ट ट्रीज की भी एक लाइफ स्पैन होती है। सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ में उनका एक लाइफ स्पैन होता है, वो उसी लाइफ स्पैन में जीते हैं एंड कभी ना कभी तो उनकी लाइफ स्पैन फिनिश होगी और उनकी डेथ होगी। सो अगर उनकी डेथ ही होती रहेगी, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ऐसे करके तो वो स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो नए ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं ताकि उनकी स्पीशीज कंटिन्यू हो सके। वो जो नए ऑर्गेनिजम्स है फिर वो आपस में मेट करेंगे, वो और नए ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देंगे। इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता रहेगा, न्यू ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आते रहेंगे और जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ होती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये एक साइकिल है जो कंटिन्यू होता है और रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है इस साइकिल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, चलो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय फॉर्मेशन and fusion of the male and the female gametes. अब human reproduction is a type of a sexual reproduction और हमने पढ़ा था sexual reproduction में gametes involve रहते हैं। क्या involve रहते हैं? gametes। तो यहाँ पे gametes involve हैं। अब क्योंकि यहाँ पे gametes involve है, इन gametes का क्या होता है? fusion। सो ये gametes का fusion हुआ। मेल गैमीट या मेल सेक्स सेल्स कौन से होते हैं? स्पर्म होते हैं। फीमेल सेक्स सेल्स कौन से होते हैं? एग्स होते हैं। तो जब स्पर्म एंड एग का आपस में फ्यूजन होता है तो क्या फॉर्म होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे इनका फ्यूजन हुआ और क्या बना? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। सो आपको ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो गैमीट्स इन्वॉल्व रहते हैं।
एक मेल गैमीट इन्वॉल्व रहता है, एक फीमेल गैमीट इन्वॉल्व रहता है। इन ह्यूमन बीइंग्स मेल गैमीट स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट एग होता है, या हम इसे गैमीट और सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं। सो मेल गैमीट स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट एग होता है। जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ह्यूमन बीइंग्स में फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होता है। सो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। वेरी गुड। सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द, यहां पे लिख देते हैं, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। एंड इसीलिए इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो मदर की बॉडी के अंदर होता है, उस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये है फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। सो the male gametes that is sperm are produced by the testis। अब मेल गैमीट जो स्पर्म है वो टेस्टिस से बनते हैं, जहां पे हमने देखा था कि मेल गैमीट्स कौन बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल गैमीट्स कौन बनाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए वो टेस्टिस होते हैं। फीमेल के बॉडी में जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं वो ओवरीज होते हैं। सो मेल गैमीट कहां प्रोड्यूस होगा, टेस्टिस में, और फीमेल गैमीट कहां प्रोड्यूस होगा, ओवरी में। स्टूडेंट्स, ओवरी में ना हर महीने एक एक करके एग रिलीज होता है। इज दैट क्लियर? ऑल्टरनेटिवली अगर पहले मंथ लेफ्ट ओवरी ने एग रिलीज करा है तो दूसरे ही मंथ राइट ओवरी एग रिलीज करेगी। सो ऐसे ऑल्टरनेटिवली एवरी मंथ एक ओवरी, दो ओवरीज होती है। सो एवरी ऑल्टरनेट मंथ एक ओवरी अपना एग रिलीज करती है। इज दैट क्लियर? चलिए, during copulation the male releases sperm into the female reproductive tract. Since the sperm is motile gamete, it will swim up the female reproductive tract to reach the ovum in the fallopian tube. अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। सो अगर यहाँ पे मैं ओवरीज ड्रॉ करूँ, ये है मेरी ओवरीज। सो यहाँ ओवरीज किससे कनेक्टेड है, ओवरीज कनेक्टेड है ओविडक्ट से, जिसको हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसे हम ओविडक्ट भी कह सकते हैं, इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो ओवरीज, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। अब ओवरीज ने रिलीज करा एग यहाँ पे, तो ये ओवरीज ने रिलीज करा एग। अब इस एग के पास कौन आएगा, इस एग के पास आएगा मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, जो क्या है, स्पर्म। सो स्पर्म विल ट्रैवल ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब टू रीच द एग। अब यहां पे फ्यूजन कहां हुआ, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ट्यूब। अब क्योंकि यहां फ्यूजन हुआ इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, इसीलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब जैसे ही फ्यूजन हुआ, अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो स्पर्म होते हैं क्योंकि इनके पास टेल होती है। सो अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसा होता है स्पर्म का टेल, ये है हेड पीस, ये है मिडिल पीस एंड ये होती है टेल। सो क्योंकि स्पर्म के पास टेल होती है एंड इस टेल की वजह से स्पर्म क्या होते हैं, मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या, स्पर्म ट्रैवल कर सकते हैं। तो स्पर्म ट्रैवल करते हैं कहां, एग तक। जैसे ही स्पर्म और एग साथ में मिलते हैं तो ये एग और जैसे ही स्पर्म साथ मिलते हैं क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। और ये फ्यूजन देन जैसे ही इनका आपस में फ्यूजन हुआ, क्या फॉर्म हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? सो this is clear. Now the process of fertilization happens when the male and female gamete fuse together in the fallopian tube. अब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट कहाँ है, फीमेल के ट्यूब के अंदर इनका फ्यूजन हो रहा है। The end product of fertilization is called zygote. जैसे ही देखो, अब यहाँ पे एग है, ये स्पर्म आया,
ठीक है, ये स्पर्म आया, जैसे ही ये आपस में मिले इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद ये सिंगल सेल, ऑलवेज रिमेंबर जाइगोट इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर। अब जैसे ही फर्दर स्टेजेस में आए, अप टू 8 वीक्स के बाद जैसे ही ये आया, ये क्या हुआ, यहां पे सेल का डिवीजन हुआ और ये फॉर्म हुआ एम्ब्रियो। क्या बना, एम्ब्रियो। तो अप टू 8 वीक्स क्या बना हमारा, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ। इज दैट क्लियर? सो जैसे ही फ्यूजन हुआ क्या फॉर्म होता है, जाइगोट, जो है सिंगल सेल। लेकिन एम्ब्रियो इज नॉट सिंगल सेल, एम्ब्रियो इज मल्टी सेल्यूलर। अब फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट ने और डिवाइड करा और एम्ब्रियो बना, और 8 हफ्ते तक वो एम्ब्रियो रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नाउ अब जैसे ही एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो हमने देखा 8 वीक्स तक, 8 वीक्स तक एम्ब्रियो था। अब एम्ब्रियो के पास अभी फीचर्स नहीं है, अभी एम्ब्रियो में आप ये नहीं बता सकते कि ये हाथ है, ये पैर है, ये मुंह है, ये नाक है, अभी भी पैर हाथ मुंह नहीं है। लेकिन जैसे ही 38 वीक्स हो जाते हैं, तो 38 वीक्स लगते हैं एक बेबी को कंप्लीटली फॉर्म होने में, यानी कि 9 महीने का टाइम लगता है। सो अप टू 38 वीक्स, अप टू 38 वीक्स हम जो बेबी रहता है यूट्रस के अंदर उसे फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। सो फीटस जब तक बर्थ नहीं हो जाता तब तक कहते हैं, और 38 वीक्स 9 महीने लगते हैं उस बेबी को कंप्लीटली फॉर्म होने में। धीरे धीरे करके सेल डिवाइड होते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, हाथ पैर नाक मुंह कान सब कुछ अप टू 9 मंथ्स तक कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है। वंस फीटस का 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद वो वजाइना के थ्रू बॉडी के, फीमेल बॉडी के बाहर आ जाता है, एंड उस टाइम पे जो न्यू बॉर्न बेबी है इज कॉल्ड न्यू बॉर्न बेबी। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब यहां पे आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर पे टिक करना है। और क्वेश्चन एक फर्स्ट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कहां होता है, in a female body, outside a female body, in male body, outside male body. So internal fertilization occurs inside the body of the female, और जहां fertilization outside the body of the female होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम किस किस में देखते हैं, जल्दी से मुझे बताओ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है फ्रॉग्स में, फ्रॉग्स फिशेस में। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम फ्रॉग्स एंड फिशेस में देखते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स में देखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a tadpole develops into an adult frog by the process of fertilization, metamorphosis, embedding या budding। So students, हमें पता है कि जो tadpole है, ये जो टैडपोल है ये एक्वेटिक एनिमल है। क्या है, एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, इतने ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, तो जो ड्रास्टिक चेंज होते हैं उसके बाद ये फॉर्म होता है अडल्ट फ्रॉग में। सो क्योंकि टैडपोल बिल्कुल अलग दिखता है अडल्ट फॉर्म से, एंड ये जो ड्रास्टिक चेंज होके वो चेंज होता है ऐसे एनिमल में जो लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव कर सकता है। अब देखा जाए टैडपोल के पास गिल्स हैं, ठीक है, लेकिन एडल्ट फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं और वो स्किन की मदद से भी ब्रीदिंग कर पाते हैं। सो कितना डिफरेंस हुआ, एडल्ट
अडल्ट फ्रॉग में और टैडपोल में। और यही प्रोसेस जिससे जो लार्वा फॉर्म होता है वो एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा अलग होता है अडल्ट फॉर्म से। और चेंजेस ऑफ दिस लार्वा फॉर्म टू बिकम दिस अडल्ट फॉर्म, और इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। सो जिस प्रोसेस से लार्वा चेंज होता है अडल्ट फ्रॉग में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और आप मुझे बताओ मेटामॉर्फोसिस और हम और किस में देखते हैं, जल्दी से मुझे बताओ मेटामॉर्फोसिस और किस एनिमल में देखा जाता है, किस इंसेक्ट में देखा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। वेरी गुड। तो हम मॉथ्स में देखते हैं, फिर हम बटरफ्लाईज में देखते हैं। सो ये सारे एनिमल्स हैं जिनमें और मेटामॉर्फोसिस भी देखा जाता है। चलो, metamorphosis, fertilization takes place in human beings by the fusion of gametes, and budding is a type of asexual reproduction which takes place in the parent in the formation of bud. लेकिन metamorphosis is the type जिसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लार्वा फॉर्म चेंज करता है टू बिकम एन अडल्ट फ्रॉग। क्योंकि इतने ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, अब देखा जाए तो ये एक बडिंग की प्रोसेस है। यहां पे इंडिविजुअल बिल्कुल दोनों जो नया बेबी बना है, जो नया बड बना है, वो बिल्कुल सेम होगा पेरेंट से। अगर मैं बात करूं अमीबा की, बाइनरी फिजन की, तो यहां पे भी जो डॉटर सेल्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर है ना। तो यहां पे आपको इसीलिए ये बताया गया कि डिफरेंस बताने के लिए कि पेरेंट बडिंग देखा जाए, बाइनरी फिजन देखा जाए, तो वहां पे पेरेंट जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है अपने कह सकते हो न्यू ऑफस्प्रिंग से या डॉटर सेल से। अब अगर ह्यूमन बींग्स की बात करो तो ह्यूमन बींग्स में भी जो बेबी होता है वो छोटा सा ही फॉर्म होता है ना। अब ऐसा तो नहीं होता कि वो बेबी अलग ही होता है, नहीं, उस बेबी के भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, नोज है, ईयर है, आईज है। लेकिन जो फ्रॉग का केस होता है उसमें जो उनका लार्वा फॉर्म होता है या जो छोटा बेबी फॉर्म होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। वो एक एक्वेटिक एनिमल है, उसके पास तो गिल्स हैं, लेकिन अडल्ट फ्रॉग के पास तो गिल्स ही नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, जो न्यू लार्वा है, जो लार्वा फॉर्म है, वो बिल्कुल डिफरेंट है अडल्ट फॉर्म से। और यही चेंजेस जो लार्वा फॉर्म में आते हैं ताकि वो अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो पाए, ट्रांसफॉर्म हो पाए, इन्हीं चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स हो गए, अमीबा हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रा हो गया, इन सब में जो इंडिविजुअल्स है वो एकदम ही अलग नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने डॉटर सेल्स बिल्कुल सेम है पेरेंट से। ठीक है स्टूडेंट्स। ह्यूमन बीइंग्स में जो बेबी है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, लेकिन वो एक अडल्ट फॉर्म है और वो एक बेबी फॉर्म है। कुछ अलग तो नहीं हो जाता ना कि एकदम ही अलग बेबी फॉर्म हो गया, नहीं, वही 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 कान वाला बच्चा है, बस वो छोटे फॉर्म में है और वो धीरे धीरे होके बड़ा होगा। अगर आप डॉग्स की बात करो तो डॉग्स में भी ऐसा होता है कि जो पपी होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है, बस वो छोटे फॉर्म में होता है, फिर वो पपी डेवलप होते होते बड़े में आता है। यही अगर आप बात करो कैट्स की, तो जो किटन्स होती हैं वो भी छोटे फॉर्म में होती हैं और वो धीरे धीरे ग्रो होती हैं। लेकिन मेटामॉर्फोसिस जो एनिमल शो करते हैं, उनका जो लार्वा स्टेज है वो बिल्कुल ही अलग होता है, ड्रास्टिक डिफरेंस आता है। और क्योंकि वो ड्रास्टिकली अपने आप को चेंज करते हैं टू ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट फॉर्म, इन्हीं चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, नाउ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज, अब मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये मेरा एग है, ये स्पर्म है। अब आप मुझे बताओ, एग के पास भी एक न्यूक्लियस है और हमारे जो स्पर्म है उनके पास भी एक न्यूक्लियस है। अब क्या होता है, जैसे ही फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद क्या फॉर्म हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया। ये जो जाइगोट होता है ये बनता है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। तो जाइगोट के पास एक सेल है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे जाइगोट बन गया। सिंस जाइगोट इज सिंगल सेल, इसीलिए ये फ्यूजन हुआ। यहां पे तो 2 न्यूक्लियस थे, यहां पे एग के पास भी न्यूक्लियस था, स्पर्म के पास भी न्यूक्लियस था, लेकिन अब इनका फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होके जो सिंगल सेल
बनता है वो ही जाइगोट होता है। तो जाइगोट इज अ सिंगल सेल। तो यहां पे करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 1, दैट इज ओनली 1 न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट इन जाइगोट। और यही अगर मैं बात करूं तो ये मेरा जाइगोट है, ये मेरा जाइगोट है, और यही डिवाइड करेगा और ये बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर कह सकते हो स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये डिवीजन के बाद बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स में, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो एम्ब्रियो कितना सेल है, तो आप कहोगे एम्ब्रियो इज अ मल्टी सेल्यूलर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्ब्रियो कब तक होता है, तो आप कहोगे 8 हफ्ते तक। लेकिन यहां पे एम्ब्रियो के पास बहुत सारे सेल्स आ गए। एंड अगर मैं बात करूं जाइगोट की, तो जाइगोट सिर्फ एक ही सेल है, वो एक ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, indicate whether the following statements are true or false. Now option A, oviparous animals give birth to young ones. अब हमने पढ़ा था कि ओवीपेरस ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं? जो बर्थ देते हैं एग्स को। किसको बर्थ देते हैं? एग्स को। फिर वो एग्स हैच होकर न्यू वंस में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन ओवीपेरस ऐसे एनिमल्स हैं जो ले करते हैं एग्स, जो ले करते हैं एग्स। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ऐसे एनिमल्स जो न्यू बॉर्न बेबीज को बर्थ देते हैं उनको क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। उनको हम कहते हैं विविपेरस। उनको हम कहते हैं विविपेरस। सो ओविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, विविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज को बर्थ देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आते हैं सेकंड पे, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। सो दिस इज करेक्ट, यस, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बताया था, स्पर्म के पास टेल होता है, मिडिल पीस होता है एंड हेड होता है। ठीक है, और ये एक सिंगल सेल ही होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। ट्रू, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में होता है। फ्रॉग में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो मेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग रिलीज करती है हंड्रेड्स ऑफ एग्स और मेल फ्रॉग रिलीज करता है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, और इनका फर्टिलाइजेशन होता है पानी के अंदर। तो जैसे ही ये आते हैं लैंड के पास, ये क्या करते हैं? वाटर के क्लोज होते हैं। उसके बाद ये अपने एग्स और स्पर्म्स वाटर में ही ले करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में ही इनके एग्स और स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन होता है। अब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो वाटर के अंदर होता है, उस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ डी, a new human individual develops from a cell called gamete। और एक नया इंडिविजुअल बनता है और जो नया एक सेल होता है वो होता है गैमीट। A new human individual developed from a cell called gamete। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हुआ क्या? मेल गैमीट साथ आया फीमेल गैमीट के, और इन दोनों ने फ्यूजन करके न्यू बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट करा। सो यहाँ पे गैमीट्स इन्वॉल्व है और ये गैमीट्स मिलके ही तो न्यू बॉर्न को दे रहे हैं बर्थ। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ ई, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। और जैसे ही ये एग ले होता है, जिन एनिमल्स में एग ले होता है, वो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज सिंगल सेल। उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करके मल्टी सेलुलर होता है, बट इनिशियली वो भी एक सिंगल सेल ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू एफ, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। फॉल्स, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन हर ऑर्गेनिज्म में जरूरी है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू।
सो स्टूडेंट्स, बाइनरी फिजन तो हमें पता है किस में होता है, अमीबा में होता है, और इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी सही है। अगर मैं बात करूं जाइगोट की, तो जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, और इनके फ्यूजन के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जाइगोट तक यूनिसेलुलर है, जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है, लेकिन जाइगोट डिवाइड करता है टू फॉर्म एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो मल्टी सेल होता है, एम्ब्रियो मल्टी सेल होता है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज एम्ब्रियो जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, वो यूनिसेल्यूलर नहीं होता। जाइगोट यूनिसेल्यूलर है, लेकिन एम्ब्रियो यूनिसेल्यूलर नहीं है। इसका क्या मतलब, जाइगोट एक सेल से बना है, लेकिन एम्ब्रियो 100 ऑफ सेल से मिलके बनता है। इज दैट क्लियर? तो जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है, लेकिन एम्ब्रियो मल्टीपल सेल से मिलके बनता है। चलो, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड फीटस। अब आपको डिफरेंस बताना है, दो डिफरेंस देने हैं जाइगोट और फीटस के बीच में। सो जाइगोट इज अ सिंगल सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। जैसे ही फ्यूजन होता है ओवम का, एग का और स्पर्म का, सो जो फॉर्म होता है वो होता है जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो। 8 हफ्ते तक वो एम्ब्रियो रहता है, लेकिन 8 हफ्ते बाद जो अप टू 9 मंथ्स तक होता है वो क्या होता है, फीटस होता है। सो फीटस इज द मच डेवलप्ड फॉर्म ऑफ जाइगोट विच हैज बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी ऑर्गन्स। और फीटस जो है उसके बॉडी पार्ट्स भी बन चुके होते हैं, आप फीचर्स से आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि ये नोज है, ये ईयर्स है, ये हैंड्स हैं, ये लेग्स हैं, लेकिन एम्ब्रियो में आप अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और सबसे अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज क्या होता है, वो जाइगोट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जाइगोट का सेकेंड डिफरेंस, इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। और जाइगोट कहां फॉर्म होता है, फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, वेयर एज फीटस कहां बनता है, इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। सो फीटस इज अ मच डेवलप्ड वर्जन बेबी विच इज प्रेजेंट इन द यूट्रस। तो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब वो धीरे 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 ट्रैवल करता है कहां, यूट्रस तक। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फीटस कहां फॉर्म होगा, यूट्रस की लाइनिंग में, वेयर एज जाइगोट कहां बनता है, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन दोनों ही स्टेजेस हैं, जाइगोट सबसे अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है, और जब तक बेबी बर्थ नहीं कर लेता तब तक वो फीटस होता है। 9 महीने के बाद वो बेबी जब कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है, फिर वो फीमेल बॉडी से वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन asexual reproduction, describe 2 methods of asexual reproduction in animals। अब हमें पता है ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। 2 मेजर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बडिंग एंड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हम अमीबा में देखते हैं, बडिंग हम हाइड्रा में देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट entails the union of sex cells or gametes। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट इन्वॉल्व नहीं रहता। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व है, वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट इन्वॉल्व नहीं है। There are different types of asexual reproduction. They are binary fission, budding, vegetative propagation, spore formation, fragmentation. But इन सभी में ही कोई भी गैमीट्स यानी कि सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है।
So there is no gamete formation in this type of reproduction. Now animals like hydra, amoeba undergo asexual mode of reproduction. अब binary fission किस में होता है? अमीबा में होता है. हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होता है. ठीक है, तो ये दो मेजर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल. और भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. फ्रेगमेंटेशन भी इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ टू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमें पढ़ना है डिटेल में, वो है पहला बडिंग. अब आप मुझे बताओ बडिंग कहाँ हुआ? हाइड्रा में होता है. अब यहाँ पे क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम एन आउटग्रोथ और अ बड देन ड्यू टू सेल डिविजन एट अ पर्टिकुलर साइट. अब यहाँ पे क्या हुआ? एक पेरेंट था. अब इसी पेरेंट से एक आउटग्रोथ होने लगी. क्या होने लगी? एक आउटग्रोथ होने लगी. अब सेल का डिवीजन हुआ और एक आउटग्रोथ फॉर्म होने लगी. अब बडिंग में क्या हुआ? बेसिकली पेरेंट से अटैच ही एक आउटग्रोथ हुई जिसको हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं. फिर ये बड धीरे धीरे ग्रो करती है. उसके बाद इस बड में टेंटिकल्स आते हैं. जैसे ही इस बड की कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, ये अपने आप को डिटैच कर लेती है पेरेंट से और ये अलग हो जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, so these buds develop into a tiny individual when they fully mature. और जैसे ही ये धीरे धीरे fully mature हो जाते हैं, ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से सेपरेट कर लेते हैं और ये एक न्यू इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. और ये हमें कहाँ दिखता है? हाइड्रा में बडिंग दिखता है. नाउ बाइनरी फिशन हम अमीबा में देख सकते हैं, जहां पे एक अमीबा डिवाइड करता है सबसे पहले न्यूक्लियस को. सबसे पहले एक अमीबा के जो पेरेंट है उसके पास था सिंगल न्यूक्लियस. सबसे पहले होता है न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन और साइटोप्लाज्म के अराउंड एक दूसरा ही कंप्लीट अमीबे फॉर्म हो जाता है. सो क्या हुआ? एक सेल डिवाइड करा पहले दो न्यूक्लियस ने, फिर इस न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाता है. ठीक है, और यहाँ पे एक अमीबा से दो अमीबे हमें फॉर्म हुए. और इस टाइप ऑफ फिजन को यानी कि सेपरेशन, फिजन का मतलब सेपरेशन, बाइनरी का मतलब दो, तो एक अमीबा से दो डॉटर सेल बनी, इसीलिए उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं. सो बाइनरी फिजन in this type of asexual reproduction, the body of the organisms, mainly unicellular organisms, divide into two. तो यहाँ पे एक organisms दो हिस्सों में divide करता है. Each of them or each of the two daughters cells are alike. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत ही यही है कि जो न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होती हैं अपने पेरेंट सेल की तरह. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें अमीबा में देखने को मिलता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड. अब हमें पता है वो प्रोसेस जब एम्ब्रियो जाके यूट्रस की लाइनिंग में कह सकते हो यूट्रस की लाइनिंग में वो हो जाता है, एम्बेड हो जाता है, उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. और ये कहाँ हुआ? यूट्रस के अंदर. सो एम्ब्रियो कहाँ है, किसकी लाइनिंग में एम्बेड हुआ? यूट्रस की लाइनिंग में. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यूट्रस होना चाहिए. सो द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्राइन या यूट्रस इज नोन एज फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स. तो हमें पता है जब लार्वा फॉर्म ड्रास्टिकली चेंज होता है टू ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट फॉर्म, उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. फ्रॉग, सिल्क मॉथ, बटरफ्लाइज में हमें ये देखने को मिलता है. सो इट मीन्स सडन चेंज विच हैपन्स व्हाइल डेवलपिंग, यानी कि कंप्लीटली चेंज हो गया लार्वा, एकदम से चेंज हो जाता है अडल्ट फॉर्म में. और ये जो एकदम से चेंजेस होते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं.
So the animals undergo metamorphosis are butterfly, butterfly पहले egg, दोनों का फ्यूजन हुआ, एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ, उसके बाद लार्वा फॉर्म हुआ, लार्वा के बाद प्यूपा स्टेज आती है और देन प्यूपा से स्टेज अपनी स्किन शेड करके अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज होती है। यही सेम चीज सिल्क मॉथ के साथ होती है। फ्रॉग की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉग पहले एग, यहां पे लार्वा स्टेज क्या है, टैडपोल, फिर ये टैडपोल चेंज होता है इनटू अडल्ट फ्रॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये दो एनिमल्स इंसेक्ट्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आप मुझे बताओ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा टाइप होगा विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर। एग्जाम्पल्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, फिशेस एंड फ्रॉग्स में। चलो, so internal fertilization, the fertilization which takes place inside the body of the female is known as internal fertilization. Fertilization which takes place outside the body of the female is known as external fertilization. Union of male and female gamete occurs in the female body after copulation. यहाँ पे fertilization inside the female body होगा, यहां पे फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा। तो वाटर में होता है मेनली, तो यहां पे वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल्स, ह्यूमन बींग्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यहां पे फ्रॉग्स, एल्गे, फिशेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताओ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है ह्यूमंस के, उसके बाद वो यूट्रस की लाइनिंग में एम्बेड हो जाता है, तो यूट्रस में फर्दर डेवलपमेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं फ्रॉग्स और फिशेस की, तो वहां पे क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है, कभी पानी बहुत तेज बह जाए, कभी आंधी आ जाए, कभी तूफान आ जाए, तो उनके तो सारे एग्स फर्टिलाइज ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे तो प्रोटेक्शन है, यहाँ पे तो चलो अगर मैं बात करूं हेंस की, तो वहां पे भी एक प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर मैं बात करूं फिशेस और फ्रॉग्स की, तो वहां पे तो पानी में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये तो एक स्लाइम से लेयर, स्टिकी से लेयर के जेली अराउंड सब्सटेंस के कवर में रहते हैं, तो ये तो कुछ भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एग्स और स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं कि इन हजारों में से कुछ तो फर्टिलाइज करेंगे और उनका फ्यूजन होगा, फिर वो टैडपोल बनेंगे, फिर वो टैडपोल से चेंज होके फ्रॉग में बनेंगे। यही रीजन है कि फिशेस और फ्रॉग्स बहुत हंड्रेड्स में एग्स रिलीज करते हैं, मेल फिश एंड मेल फ्रॉग, और मिलियंस में स्पर्म्स रिलीज करते हैं फीमेल फ्रॉग एंड मेल फ्रॉग एंड मेल फिश। इज दैट क्लियर? सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली वाटर में, एक्वेटिक एनिमल्स में देखा जाता है, कई एल्गे में देखा जाता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, यहां पे बाहर एक्सटर्नली आउटसाइड दिस बॉडी ऑफ द फीमेल होता है। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स बिलो। ये कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले आपको इनको सॉल्व करना है, फिर ये जो पजल है यहाँ पे आपको इनके आंसर्स फिल करने हैं। सो पहला क्वेश्चन इज अक्रॉस में, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हेन इज इंटरनल। पहले वो एग बनाते हैं, फिर वो एग हैच मतलब बाद में हैच होता है, जब कंप्लीटली चिक फॉर्म हो जाती है, वो एग बॉडी के बाहर निकलता है, हैन उसे वार्म देते हैं जब तक वो कंप्लीटली फॉर्म ना हो जाए चिक। जैसे ही चिक कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है, वो हैच होके बाहर निकल आती है। सो द टर्म यूज फॉर बल्जेस ऑब्जर्व ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइड्रा, जो आउटग्रोथ दिखती है उनको हम बड्स कहते हैं। एग्स आर प्रोड्यूस हेयर, कहाँ एग्स बनते हैं, तो ओवरी के अंदर एग्स बनते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कहाँ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अनदर टर्म फॉर फर्टिलाइज एग, जाइगोट को हम फर्टिलाइज एग भी कह सकते हैं। दीज एनिमल ले एग्स, जो एनिमल्स ले करते हैं एग्स उनको हम ओविपेरस कहते हैं,
और जो न्यू बॉर्न बेबीज को बर्थ देते हैं उनको हम विविपेरस कहते हैं। सो अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा इज नोन एज बाइनरी। क्यों? क्योंकि वो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। यहीं अगर वो मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड करे तो उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। सो क्वेश्चन ऑफ द डे इज, जो फिजन में दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो तो बाइनरी हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टीपल डॉटर सेल्स बन रही हैं तो उस फिजन को आप क्या कहोगे? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर। सो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कंप्लीटली सॉल्व्ड है अक्रॉस एंड डाउन फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इसी के साथ हम फिनिश कर चुके हैं अपना NCERT क्वेश्चंस ऑफ क्लास 8 चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अगर पता है तो जल्दी से बताओ, और नहीं पता तो फाइंड आउट करके बताओ। स्टूडेंट्स, ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हो। ई नोट्स, ई बुक्स सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी है जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ग्रैब ई नोट्स। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलो। एंड स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।